नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हमारा 7th क्लास की जो राजनीति वाला जो है पार्ट चल रहे हैं, चैप्टर चल रहे हैं। और 7वीं क्लास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चैप्टर है ये। इसमें एक देखिएगा, आपसे लास्ट जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में भरतपुर संभाग में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में, यानी अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। भरतपुर संभाग के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। और जनसंख्या घनत्व का जो घटते हुए अवरोही क्रम है उसमें कौन था? तो सबसे ज्यादा भरतपुर 1 नंबर पे, फिर उससे कम धौलपुर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सवाई माधोपुर और 4 नंबर पे है करौली। तो सभी ने सही जवाब दिया था इसका। और आज का आपका क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जो साक्षरता है, साक्षरता दर जो है परसेंट में आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार टॉप 3 जिले कौन से हैं सर्वाधिक साक्षरता में? सबसे ज्यादा किस जिले में, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बताने हैं। और हमारा चैप्टर जो है वो अभी चल रहा है सरकार और लोक कल्याण। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा 6 पॉइंट है श्रम कानून। इससे पहले हमने रोजगार तक पढ़ लिया था कि सरकार लोक कल्याण के अंतर्गत क्या क्या कार्य करती है। तो श्रम कानून से हम पढ़ेंगे। मजदूरों और कामगारों को शोषण से बचाने के लिए उनके काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। उनके श्रम संबंधी विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं। तो लेबर एक्ट भी हैं और लेबर कोर्ट भी होती है। अलग से कई बार लेबर कोर्ट भी बनाते हैं। बड़े जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर लेबर कोर्ट भी होती है। तो जो श्रम से जुड़े हुए मामले हैं वहां आते हैं वो। तो देखते हैं, आप सरकार फिक्स करती है कि दिन के इतने घंटे काम करोगे और न्यूनतम मजदूरी इतनी दी जाएगी, सप्ताह में अवकाश भी मिलेगा। तो ये श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं, जो मजदूरों और कामगारों के अधिकार इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बीमा योजनाएं। वृद्धजन, एकल महिलाओं, विशेष योग्यजनों और अन्य चयनित जरूरतमंदों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और किसानों की फसलों के लिए फसल मौसम बीमा भी प्रदान किया जाता है। तो जो वृद्धजन हैं, एकल महिलाएं हैं, विशेष योग्यजन हैं, अन्य चयनित जरूरतमंद हैं, इनको सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है ताकि ये अपने आप को सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। हर महीने का जो इनका खर्चा है वो आराम से चलता रहे। और स्वास्थ्य बीमा भी करवाया जाता है, दुर्घटना बीमा भी करवाया जाता है। किसानों की फसलों के लिए फसल मौसम बीमा भी प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए ओलावृष्टि है, ये अतिवृष्टि है या अकाल पड़ जाता है, तो कई बार जब फसल खराब हो जाती है तो उससे पहले यह है कि किसानों के लिए कि आप सरकार की योजनाओं के अंतर्गत क्या आप बीमा करवाइए। न्यूनतम राशि के अंतर्गत बीमा हो जाता है और कभी अगर फसल को नुकसान पहुंचता भी है तो फिर वो राशि उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो इनको हर तरह से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इसके बाद है भामाशाह योजना। यह वित्तीय समावेशन हेतु एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। सदस्यों का बैंक में खाता भी खुलवाया जाता है। इससे महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि, छात्रवृत्ति राशि और अन्य योजनाओं का धन सीधे व शीघ्रता से खाता धारक के खाते में जमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। इस योजना में उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थापित अटल सेवा केंद्र पर मिनी बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध है। तो ये बड़ी जबरदस्त और लोकप्रिय योजना है भामाशाह योजना जो है। और जो परिवार की महिला है उनको मुखिया के तौर पर माना जाता है। इसमें बैंक खाता खुलवाते हैं और जो भी राशि सरकार की ओर से आती है तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। पहले क्या था कि वो एक चेन होती थी, सबसे टॉप के जो अधिकारी हैं पहले मंत्री से, फिर आगे नीचे जो अधिकारी वगैरह होते थे, फिर वहां से करते करते लास्ट तक चेन तक जो है वहां तक। लेकिन जब से ये खुद के बैंक अकाउंट सबके खुलवाए गए हैं
तो सरकार अगर 1500 रुपए जमा करवाती है तो 1500 रुपए सीधा उसके अकाउंट में आते हैं, बैंक से जाओ और निकलवाओ। पहले सरकार भेजती 1500 थी और पहुंचते थे 100 रुपए, भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन अब सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए, तो जो भी सरकार सहायता राशि या जो भी ये नरेगा मजदूरी, ये सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति, आजकल आप देखते हैं कि डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया गया एक बहुत कारगर और सटीक उपाय था। तो इस तरह भामा से योजना है। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस। क्या है? ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में जाए अपने घर के नजदीक ही या घर बैठे भी अपना काम करवा सकें, इसलिए इंटरनेट प्रणाली पर आधारित ई गवर्नेंस व्यवस्था प्रारंभ की गई है। राज्य में इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्था स्थापित की गई है। अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह जगह ई मित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित अटल सेवा केंद्र पर ई मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पंचायत समिति मुख्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय में सूचना कियोस्क, टच स्क्रीन कियोस्क स्थापित किए गए हैं। इसके द्वारा सरकारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सरकारी विभागों को अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं। इंटरनेट के माध्यम से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है, वह सुझाव भी भेजे जा सकते हैं, जिसके जरिए प्रशासन संबंधी अनेक सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो आज के टाइम में सारा काम ही ई गवर्नेंस के रूप में हो रहा है। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और जब से कोरोना वायरस है, तो जो ऑनलाइन क्रांति 2025, 30, 35 में होनी थी, वो ऑनलाइन क्रांति 2020 के अंदर ही हो चुकी है इस कोरोना के कारण। आज सरकार है, आप देखते हैं सेंटर से जो बात करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, वो सब ऑनलाइन हो रही है। सेंटर के अंदर जो भी मिनिस्टर वगैरह हैं, पीएम हैं, यहाँ राजस्थान में सीएम हैं, बाकी अन्य मंत्रीगण वगैरह, नेतागण जो भी बात करते हैं, सब अपने जगह बैठे हैं घर पर, और लैपटॉप वगैरह या जो भी इनका सिस्टम है वो ऑन किया और आप आमने सामने रूबरू बात कीजिए। तो उसी प्रकार से अब आप फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए रीट या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का, तो पहले फॉर्म भरने के लिए आपको दुकान से ये जो आरपीएससी फॉर्म भेजती थी, आपके अलग अलग जिलों में एक फिक्स स्थान होता था कि वहां फॉर्म मिलेगा, वहां आप लाइन में लगते थे। उसके बाद फिर आपका नंबर आता था और आपको वो फॉर्म दिया जाता था। उसके बाद उस फॉर्म को आप भरते थे और पूरा भरने के बाद में वापस आप जाकर के और डाक या स्पीड पोस्ट में जाकर के जमा करवाते थे। फिर वो फॉर्म पहुंचता था। फिर कॉल लेटर आते थे, तो कॉल लेटर भी आपका यही है कि आपके घर पर आएगा। कई बार किसी का आता नहीं था, पहुंचता नहीं था, तो वो आरपीएससी में जाकर के संपर्क करता था। और आज के टाइम में आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन साइट पर आपका जो है फॉर्म भरो, ऑनलाइन सबमिशन होगा और आपके कॉल लेटर भी ऑनलाइन आते हैं, तो उसको प्रिंट आउट से किसी भी दुकान से निकलवा लो। तो ये कितनी जबरदस्त सुविधा हो चुकी है। और पहले बहुत ज्यादा समस्याएं आती थी, तो आजकल ये काफी। और जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग वगैरह हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं अकाउंट से। अब आजकल ये जब से ऑनलाइन ये आई है सामान बेचने के लिए, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये इस तरह की साइट है, तो डायरेक्ट घर बैठे आप ऑनलाइन पेमेंट करके और अपना सामान घर बैठे मंगा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन की फैसिलिटी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि करीब करीब सभी विभागों की समस्याएं दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री टेलीफोन सेवा प्रारंभ कर दी गई है। कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सब ऑनलाइन जोड़ने के लिए, सुविधा के लिए, आप जानते हैं जैसे पेटीएम वगैरह है, तो धीरे धीरे सरकार इस तरफ जा रही है कि कैश तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। डायरेक्ट आप अपना फोन में पेटीएम वगैरह या कोई भी सिस्टम है उसको कीजिए। कार्ड है ऑनलाइन का, ये जैसे कार्ड वगैरह होते हैं, इनके द्वारा पेमेंट कटा सकते हैं। ये पेटीएम वगैरह इस तरह की ऑनलाइन जो चीजें हैं उससे पेमेंट कटा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो सरकार जा रही है वो पूरी तरह से कैश फ्री इस तरफ जा रही है कि कैश तो रहे ही नहीं। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इससे संबंधित कई कानूनी प्रावधान भी मौजूद है। आइए हम सब उनकी चर्चा करें। लोक कल्याण और सरकार की जवाबदेही। योजनाओं की क्रियान्विति सुचारू रूप से हो तथा उनका लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए उन्हें लागू किया गया है, यह सुनिश्चित हो, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो यह कि जनता में पर्याप्त जागरूकता हो और वह सरकार के कामकाज पर नजर रखें। दूसरा यह कि लोगों को इन योजनाओं और उनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना व हिसाब किताब की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं।
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि योजनाओं की जो क्रियान्विति है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए और उनका लाभ भी सबको मिले, ये सुनिश्चित हो। मैंने आपको पहले भी जो लास्ट क्लास थी हमारी इसी चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि योजनाएं अच्छी होती है हमेशा, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता और वही सबसे बड़ी खामी रहती है, क्योंकि योजना बनाने वाले बहुत सोच समझ के योजना बनाते हैं और लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है एग्जीक्यूट वो सही तरीके से नहीं हो पाती। तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि जनता में जागरूकता हो और वह सरकार के कामकाज पर नजर रखे। जैसे मीडिया वगैरह है, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से सरकार क्या क्या काम कर रही है, किस दिशा में। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता जागरूक नहीं होती, वह सरकार के कामकाज पर नजर रखे। दूसरा यह है कि लोगों को इन योजनाओं और उनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना व हिसाब किताब की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए, एक आम व्यक्ति को, आम जनता को, कि सरकार ने कौन सी योजना में कितना पैसा लगाया, कितना काम हुआ, यानी इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो वो हमें अधिकार होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार पहले आप किसी डिपार्टमेंट में गए और आपने कोई सूचना मांगी उनसे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो बताएंगे नहीं। आपने कहा सर बताइए, का नहीं हम तो बताने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम तो नहीं बताएंगे। लेकिन अब वो चीज नहीं है, बताना पड़ेगा। कैसे? उसका प्रोसेस है जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं। तो उसके बाद पहला देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती है। सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान का योगदान देश में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए एक लंबे समय तक आंदोलन किया और यह अधिकार हासिल किया। इसके लिए सन 2000 में राजस्थान में और 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RIT, RTI, सॉरी, जो RTI वगैरह लगाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। इन कानूनों के बन जाने पर कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य और हिसाब किताब से संबंधित रिकॉर्ड की सूचना सरकार से संबंधित विभाग से मांग सकता है। मांग करने पर उसे एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से हमें सरकार के कार्यों की और हिसाब किताब की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार है तो इस संबंध की शिकायत भी की जा सकती है। तो आप RTI के तहत जो है कोई भी सूचना मांग सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। और जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो अगर RPSC ये खुद सूचना दे दे कि भाई कितने फॉर्म भरे गए, महिलाओं के कितने, पुरुष के कितने, किस OBC कैटेगरी कितने, जनरल कैटेगरी कितने, राजस्थान से बाहर के कितने फॉर्म आए, फाइनल जो लिस्ट आती है उसमें राजस्थान के बाहर के कितने सिलेक्ट हुए, राजस्थान के कितने सिलेक्ट हुए। तो अगर इन चीजों की सूचना अगर नहीं भी दे तो कोई भी विद्यार्थी RTI के तहत ये सूचना मांग सकता है RPSC से, और RPSC को ये सूचना देनी पड़ेगी कि किस किस कहां से कितने कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, किसके कितने फॉर्म भरे गए हैं। या जैसे मान लीजिए और भी कोई जो इस तरह का हो कि हाँ आप वो सूचना मांग सकते हो, तो निश्चित रूप से RPSC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो तो उन्हें बताना होगा। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, आप वहां से सूचना मांग सकते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य है ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। क्या है? राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। तो इसमें 18 सरकारी विभाग के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया है। इन विभागों की विभिन्न लोक सेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध करवाने की एक अवधि निश्चित कर दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिक को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती तो शिकायत करने पर संबंधित लोक सेवक अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया
जाता है। इस तरह सेवाओं की शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार और लेट लतीफे की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है ये जो सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद है जैसे मान लीजिए जो भी सेवाएं ऊपर बताई गई है, तो अगर उनके अंतर्गत आपकी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इस अधिनियम के तहत जो है वो एक आम व्यक्ति या जिसकी कोई समस्या है तो अपनी कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम अगस्त 2012 से इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही लोक सेवा के संबंध में आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के निवारण हेतु इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन का मार्ग प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर संभाग स्तर तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो क्या है ये कि किसी भी कार्यक्रम जो भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही किसी भी लोक सेवा के संबंध में आम जनता की कोई भी शिकायत है, कोई समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, आरपीएससी का ही क्वेश्चन था शायद, उसमें ये पूरी लैंग्वेज दे दी और लास्ट में पूछा कि इसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम है ये, तो राजस्थान सुनवाई का अधिकार है। बाकी जैसे लोक सेवा ये गारंटी अधिनियम है, सूचना का अधिकार कई दे दिए इसने, लेकिन पूरी तरह से ये जो चीज है ये किसके लिए है, तो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम इसके अंतर्गत। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी विभाग की शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर के लोक सुनवाई अधिकारी को दी जा सकती है। ग्राम सेवक पदेन सचिव शिकायत प्राप्ति की रसीद हाथों हाथ दी जाती है। यहां से उस शिकायत या समस्या को निवारण के लिए उसे संबंधित विभाग में पहुंचा दिया जाता है। अगर नियत समय सीमा में सुनवाई नहीं होती या निर्णय के प्रति असंतोष है तो बड़े अधिकारियों की अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी है। तो ये राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम है, 2012 से इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। जैसा कि हम इस पाठ के आरंभ में पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में विश्व की अधिकांश सरकारों का स्वरूप लोकतांत्रिक और कल्याणकारी है। लोकतंत्र में जनता एक निश्चित अवधि के बाद नई सरकार चुनती है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहां तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। तो यह है कि आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो अधिकांश सरकारें लोकतांत्रिक और कल्याणकारी है। निश्चित अवधि के बाद जैसे 5 साल यहां सरकार रहती है, उसके बाद नई सरकार बनती है। पहले वाली सरकार ने अगर लोगों की आकांक्षाओं को और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया हो तो जनता उसे फिर से वोट देती है, नहीं किया तो जनता फिर से एक नई सरकार चुनती है। तो सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहां तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। मैं कई चैप्टर में आपको यह चीज समझा चुका हूं और बता चुका हूं कि एक अच्छी सरकार किसे कहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, चाहे पूरे विश्व में किसी भी देश की सरकार हो, एक अच्छी सरकार किसे कहते हैं, जो जनता की बेसिक आवश्यकताएं हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये इन चीजों से जुड़ी हुई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, सड़कें वगैरह है, पीने का साफ पानी है, ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर कोई सरकार ढंग से पूरा करती है तो वो एक अच्छी सरकार मानी जाती है। और इसने लास्ट में यही लाइन लिखी है कि सरकार की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहां तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। 5 साल बाद में जब आपके सामने सरकार फिर से एक नई सरकार का समय आएगा तो आप भी ये देखेंगे कि इन्होंने रीट की भर्ती निकाली थी कि नहीं निकाली थी, कब निकाली थी, कितनी निकाली थी, और जैसे मान लीजिए अगर और कौन सी फर्स्ट ग्रेड की कितनी वैकेंसी आई, पटवारी की कौन सी निकाली, राजस्थान पुलिस की निकाली, कितनी पोस्ट निकाली। तो चुनाव का जो समय होता है उसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। जो लास्ट 6 मंथ है यानी 4.5 साल तो शुरू में समय निकलता है, लास्ट के जो 6 मंथ है वो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने में। और योजना भी जितने भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे दूसरे जो राज्य हैं उनकी कई पार्टियां हैं जो वहां के क्षेत्र में फेमस है। तो सब पार्टियों की कोशिश ये रहती है कि लास्ट 6 मंथ में हम इस जनता को कैसे प्रभावित करें कि ये जनता हमें वोट दे। तो उसमें दोष प्रत्यारोपण किया जाता है कि इन्होंने 5 साल सरकार निकाल ली, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, भर्तियां नहीं निकाली, समय से पूरी नहीं कराई, कईयों के रिश्ते विश्ते होने थे वो भी टूट गए, बेचारे अभी तक कुंवारे बैठे हैं, चोरियां कुंवारी बैठी है, ब्याह नहीं हो रहे इनके। तो देख लो आपने, आपकी सरकार ने भर्तियां नहीं निकाली, इसलिए हमें इस बार जिताओ, हम खूब भर्तियां निकालेंगे और खूब ब्याह करवाएंगे आपके। तो इस तरीके से ये तो चलो एक हंसी मजाक की बात है, बाकी जो भी है तो दावे किए जाते हैं। और जनता ऊंट, वही कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो जनता तो ऊंट है। अब वो ऊंट के क्या जचेगी, वो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, वो इधर बैठेगा इधर बैठेगा। तो इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं, जनता को मालिक कहते हैं कि जनता के कब क्या जच जाए, जनता कब किसको जिता दे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। जब परिणाम आता है तब पता चलता है कि जिसकी कोई आशा भी नहीं कर रहा था वो व्यक्ति भी जीत जाता है, और जिसने पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग कर लिया वो भी हार जाता है। तो ये चुनाव की चीजें हैं, लोगों में एक जिज्ञासा रहती है और ये हमेशा बनी रहेगी। तो ये लोक कल्याण से संबंधित टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट होता है। तो ये शब्दावली क्या क्या है? न्यूनतम जीवन स्तर, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा मनोरंजन आदि आधारभूत आवश्यकताओं का वह न्यूनतम स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित है। यानी न्यूनतम जीवन स्तर में क्या क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जैसे न्यूनतम एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हो, वो कल्याणकारी राज्य, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, सिर्फ जीने से नहीं होता, सम्मानजनक जीवन भी होता है। कल्याणकारी राज्य वह सरकार जो नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित प्रणाली। कौशल दक्षता, विशेष योग्यजन, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित अन्यथा सक्षम व्यक्ति। तो विशेष योग्यजन के अंदर जैसे मान लीजिए किसी को देखने में समस्या हो, या शारीरिक रूप से कोई विकलांगता हो, या मानसिक रूप से कोई समस्या हो, वो आते हैं विशेष योग्यजन में। तो ये इनके सबके अर्थ हैं। और ये कौशल जो होता है स्किल, तो स्किल भी देखिए विद्यार्थियों के अंदर कोई ना कोई एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकारी की नौकरी में किसी का नहीं होता और उसको कहा जाए कि सपोज करो कि सरकारी नौकरी में नहीं हो, तो आपके पास ऐसी क्या योग्यता है, आपके पास ऐसी क्या स्किल है कि आप जो है कोई काम कर सको। तो स्किल होना कोई ना कोई जरूरी है, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर हो, कोई किसी ना किसी काम में रुचि हो। देखिए हर व्यक्ति की रुचि किसी ना किसी काम में होती है। कई बार खुद को नहीं मालूम चलता, अपने आप को समय दें, सोचे विचारें कि किस चीज में आपकी रुचि है, तो उस चीज को अपने रोजगार के रूप में अगर बनाया जाए तो फिर वो काम काम नहीं रहता, वो केवल एक आनंद रहता है। यानी आप 24 घंटे उस काम को कर सकते हो। तो एक फिल्म आई थी 3 इडियट, वो आमिर खान वाली जो थी, तो उसका वो जो मूवी का एक कंसेप्ट था वो बड़ा जबरदस्त था। वो कंसेप्ट ये है कि जिस चीज में आपकी रुचि हो वो काम आप करो। कई बार देखते हैं कि शिक्षक भर्ती में ऐसे ऐसे विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, नो डाउट, लेकिन उनकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। किसी का पुलिस में चयन हो गया, सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया, उसको रुचि तो थी पढ़ाने में, लेकिन साथ साथ में सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा था, सब इंस्पेक्टर में पहले एग्जाम भी पास हो गया और फिर दौड़ वोड़ और बाकी चीजें हुई, वो भी क्वालिफाई कर ली और वो बन गया सब इंस्पेक्टर। अब उसकी रुचि तो थी पढ़ाने में, बन गया वो सब इंस्पेक्टर, तो अब वो सब इंस्पेक्टर का काम ढंग से नहीं कर पाएगा। सब इंस्पेक्टर है जिसकी रुचि पुलिस में हो और उसको अगर शिक्षक बना दिया जाए तो फिर वो शिक्षक का काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति को, विद्यार्थी को अपनी रुचि ढूंढनी चाहिए कि सरकारी नौकरी के अंदर भी वो जाना चाहता है तो कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी है जिसके अंदर उसकी कोई ना कोई रुचि हो। अब एक तो वो होता है कि जिसमें आ जाए वही ठीक है, मेरा मेरा इसमें भी हो जाए, सिर्फ रोजगार मेरी जरूरत है उसमें हो जाए, तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिस चीज में आपकी रुचि हो उसके लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि उसमें जो आपका आउटपुट निकलेगा वो बहुत जबरदस्त निकलेगा, क्योंकि इनपुट आप जो भी करोगे वो पूरे मन से और पूरे दिल से करोगे। इतना फर्क पड़ता है रुचि का, हॉबी का। और ये कई बार, जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह हैं, मैं कई बार ये चीजें देखता रहता हूं, आप पता नहीं शायद ये देखते हैं या नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आती है और जो इंटरनेट पर तो ये सारी जानकारियां उपलब्ध है। उनको योग्य युवा नहीं मिल रहे, डिग्रीधारी युवा मिल रहे हैं उनको, जिनकी ग्रेजुएशन है, किसी ने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, जिसने ये बीए वगैरह भी कर रखा होगा, बीएससी कर रखा होगा, बीटेक वगैरह भी होगा, ग्रेजुएशन है, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, बस केवल उनके पास सिर्फ यही योग्यता है कि उनके पास डिग्री है। योग्य युवा नहीं मिल पा रहे कार्य करने के लिए। तो अपने आप को हमेशा सीखते रहने पे बल लगाएं और हमेशा सीखने पे बल दें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, समय को खराब नहीं करें सारा दिन। अभी कुछ क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो क्या भोजन और आवास से, शिक्षा और रोजगार से, स्वास्थ्य सुविधाओं से और उपयुक्त सभी से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में सम्मिलित है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण है, शिक्षा और रोजगार है, सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी है लोक कल्याणकारी जो सरकार के कर्तव्य हैं उसमें। बाकी जो भी ये 3 क्वेश्चन है, तो बाकी के 3 क्वेश्चन है, कितने से कितने वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, व्यवस्था है? निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? और किसके अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान की जनता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? कौन से अधिकार की प्राप्ति के लिए? तो इन 3 क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही शानदार और जबरदस्त चैप्टर था, लेकिन विद्यार्थियों में मैं देख रहा हूं रुचि जो है इन चैप्टर को पढ़ने में कम होती जा रही है। मुझे आजकल ऐसा लगने लगा है जैसे मैं ही पढ़ रहा हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं, जबकि इन वीडियो को बनाने में समय भी बहुत खर्च होता है। इनको अपलोड करना, सेट करना, फिर तो उसमें काफी मेरा समय भी लग रहा है। लेकिन विद्यार्थियों में इनमें, जबकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेक्शन करवाने में इतनी जबरदस्त भूमिका है। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो टीचर की बात ये जरूर सुनता है कि सिलेक्शन कैसे करवाएं, ये सुन लेगा वो, लेकिन जो टीचर उसमें बताएगा स्टूडेंट वो सब चीज फॉलो कभी नहीं करेगा। उसको जो सरल लगेगी कि इसमें आसान आसान क्या है कि मैं जो काम पढ़े पढ़े कर सकूं, मुझे ज्यादा रामायण नहीं करनी पड़े, पढ़े पढ़े मेरा काम हो जाए बस, ठीक है, ऐसा क्या है, उसमें वो सरल सरल चीज ढूंढेगा अपने शरीर की सुविधा के अकॉर्डिंग। तो हर चीज को कभी फॉलो नहीं करता वो, बाद में बोलता भी है मैं तो इसको फॉलो किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, फॉलो नहीं किया, सुना जरूर था लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया उसको। तो इनमें बढ़ने में मेरा समय भी बहुत लग रहा है और काफी कम विद्यार्थी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद इन बुक्स में इतनी रुचि अब है नहीं विद्यार्थियों की, तो हो सकता है इनको बंद कर दूं क्योंकि मेरा समय बहुत लग रहा है इनको बनाने में। तो जो पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, फिर जो भी पढ़ें आप, चाहे कुछ भी पढ़ें, फिर मर्जी है आपकी। तो हो सकता है इनको बंद कर दिया जाए। ये क्लास की है, ये तो कंप्लीट करवाएंगे, इस 7th क्लास की तो कंप्लीट कराएंगे, जो भी इसका चैप्टर बचा होगा उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।